और आइए पहली खबर की ओर चलते हैं, जहां एक और रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति की कोशिशें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और इसमें कुछ प्रारंभिक सफलता भी मिली है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की कुर्सी के लिए भी लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले जहां ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बिना चुनाव का तानाशाह बताया था, वहीं अब पुतिन ने भी यूक्रेन में अस्थायी प्रशासन की वकालत की है, जो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय देशों के नियंत्रण में होगा। यूक्रेन में अस्थायी प्रशासन के गठन का प्रस्ताव पुतिन के द्वारा दिया गया है। ये आप रिपोर्ट देखिए। युद्ध के मैदान में सेना की शानदार बढ़त और कूटनीति के मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन से गदगद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के मुद्दे पर जरा भी झुकने के लिए तैयार नहीं दिखाई देते। यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर खुद की तैयार की गई पिच के इर्द गिर्द ही पुतिन घूमना चाहते हैं। अमेरिका द्वारा नकार दिए जाने और यूरोप के ढुलमुल रवैये से परेशान यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन की मौत की दुआएं कर रहे हैं, तो वहीं पुतिन उनके हाथों से यूक्रेन की बागडोर ही छीन लेने की तैयारी में जुटे हैं। दरअसल पुतिन ने एक तरह की नई शांति योजना पेश कर दुनिया को हैरान कर दिया है। रूस ने यूक्रेन में अस्थायी प्रशासन के गठन का प्रस्ताव रखा है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में एक अस्थायी प्रशासन का गठन किया जाना चाहिए, जो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय देशों के नियंत्रण में होगा। पुतिन ने इस संबंध में यह भी कहा कि वे उत्तर कोरिया जैसे अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ताकि युद्ध को समाप्त किया जा सके। रूस ज़ेलेंस्की के कार्यकाल को लेकर पहले से ही सवाल उठाता रहा है, क्योंकि पुतिन युद्ध विराम वार्ता के लिए ज़ेलेंस्की को वैध भागीदार नहीं मानते। रूस का आरोप है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रभाव में है और उनके द्वारा युद्ध विराम की कोई भी पहल सिर्फ पश्चिमी शक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर की जाती है। पिछले दिनों ट्रंप ने भी ज़ेलेंस्की को बिना चुनाव का तानाशाह बताया था, यानी ट्रंप भी उनकी वैधता पर सवाल उठा चुके हैं। इसके बाद यूक्रेनी संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर साफ कर दिया कि देश में पूर्ण युद्ध समाप्ति के बाद ही चुनाव होंगे। कई यूरोपीय देशों ने ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति बने रहने का भी समर्थन किया है। इस स्थिति को देखते हुए पुतिन का कहना है कि जब तक चुनाव नहीं होते, तब तक एक अस्थायी प्रशासन स्थापित किया जा सकता है, जिसे रूस और उसके सहयोगी देशों का समर्थन प्राप्त हो। उधर यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर यूरोपीय देशों में मतभेद के कारण यूरोप का नाटो बनने से पहले ही बिखरता दिखाई दे रहा है। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस अभी भी डटे हुए हैं। बुधवार को पेरिस में हुई बैठक में तय किया गया कि दोनों देशों की सेना के वरिष्ठ अधिकारी यूक्रेन जाकर ये जायजा ले कि वहां की सेना की मदद कैसे की जा सकती है। अधिकांश देश चाहते हैं कि युद्ध विराम के बाद शांति सेना की बड़ी भूमिका यूक्रेनी सेना के पास ही हो, लेकिन सैन्य साजो सामान से लैस करना सहयोगी देशों का काम है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अभी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी यूक्रेन को लेकर के, व्लादिमीर पुतिन का जो नया प्रस्ताव आया है उसको लेकर के। हमारे साथ अंशु जोशी जुड़ी हुई हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से, विदेशी मामलों की जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो यही है कि युद्ध विराम को लेकर के, या यूँ कहें एक थोड़े समय के लिए संघर्ष विराम को लेकर के, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कोशिशें हैं वो धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रही हैं, कुछ प्रारंभिक सफलता भी मिल रही है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार कहा था जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो बिना चुनाव के तानाशाह हैं, और इसके बाद कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से कहा गया कि वहां पर एक अंतरिम सरकार बननी चाहिए, ज़ेलेंस्की वहां पर नहीं रहने चाहिए, तब जाके आगे बातचीत बढ़ सकती है। किस तरह से आप इसको देखती हैं? चंद्रशेखर जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बीते दिनों भी आपके साथ इस विषय पर चर्चा की थी कि जब डिप्लोमेटिक टेबल पे ये सारी पार्टीज, ये तमाम नेता युद्ध विराम के लिए इकट्ठे होंगे तो सब एक विन विन सिचुएशन की ओर देख रहे होंगे और हर कोई अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट्स को लेकर के बात कर रहा होगा। उसी दिशा में अब हमने ये सकारात्मक बदलाव होते हुए देखा है। हालांकि ज़ेलेंस्की की तरफ से हम इसे सकारात्मक बदलाव या एक कहीं डेवलपमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि वो सत्ता में बने रहने के लिए ही बीते कई महीनों से और युद्ध की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो वे लगातार युद्ध में बने हुए हैं। और हम सभी जानते हैं कि कैसे यूरोपियन यूनियन के साथ अभी जो मैक्रोन ने एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, इसमें यूरोपियन यूनियन के देशों ने कल ही ज़ेलेंस्की को अपना एक भरोसा, अपना समर्थन दिया है। तो दूसरी ओर फिर कल हमने बीती रात
पुतिन से ये एक स्टेटमेंट आया जिसको हमने देखा सुना, और वो एक टेक्निकल पॉइंट को लेकर के बात कर रहे हैं। वे युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, युद्ध को अंत की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं, पर उनका ये कहना है कि चूंकि पिछले वर्ष ही जेलेंस्की का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनके पास यदि हम लीगली देखें तो वैधता नहीं है किसी भी प्रकार का कोई यदि पीस अग्रीमेंट साइन होता है या कोई युद्ध विराम ट्रूस अग्रीमेंट को लेकर यदि बात होती है, तो इन व्हाट कैपेसिटी पुतिन पूछ रहे हैं कि जेलेंस्की उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसलिए वो चाह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में यूक्रेन की कमान एक अंतरिम सरकार को दे दी जाए और इसके बाद चुनाव कराए जाएं और वहां पर एक प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नई सरकार का गठन किया जाए। निश्चित तौर पर जेलेंस्की इसको बहुत नकारात्मक तरीके से देख रहे हैं। पुतिन के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, ट्रंप के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, और मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशंस जैसी एजेंसी को जब बीच में ला करके इस प्रकार की एक अंतरिम सरकार की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के सभी को एक पॉजिटिव लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अंशु जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है। कल जो उन्होंने कहा है, एक तो क्रेमलिन की ओर से ये बातें लगातार आ रही हैं, अभी कुछ समय पहले भी ये बात आई है कि जो नेटो की अगर पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर लगाते हैं तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कल व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया या ब्रिक्स देशों की बात उन्होंने की है, उसमें भारत भी शामिल है। उन्होंने कहा है इनका सहयोग लिया जा सकता है। इसे आप किस तरह से देखती हैं? ये गुटी राजनीति जो विश्व में चलती है, ये कहीं ना कहीं बिंदु वहां से जुड़ा हुआ है। हम सभी यदि नाटो के इतिहास को देखें तो चंद्रशेखर जी, ये शीत युद्ध का एक कंसेप्ट है। तो शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था तो नाटो का गठन हुआ, और दूसरे का नेतृत्व यूएसएसआर तत्कालीन सोवियत संघ कर रहा था, तो तब वार्सो पैक्ट था। तो ये दोनों मिलिट्री अलायंसेस थे। जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो वार्सो पैक्ट डिसॉल्व हो गया, लेकिन नाटो बना रहा। होना तो ये चाहिए था टेक्निकली कि नाटो भी डिसॉल्व हो जाता, लेकिन नाटो और सशक्त होता जा रहा है, और नाटो ही वो कारण है जिसकी सदस्यता लेने के लिए जब जेलेंस्की अड़े रहे, तब पुतिन ने, तब रशिया की तरफ से यूक्रेन पर ये युद्ध शुरू हुआ और आक्रमण किया गया। तो अब पुतिन नहीं चाहते हैं कि नाटो की तरफ से किसी भी प्रकार की पीस कीपिंग फोर्सेस इन द नेम ऑफ पीस वहां पर तैनात हो, क्योंकि नाटो पुतिन के लिए, रशिया के लिए, उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है यदि हम वैश्विक राजनीति के इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो। अब यदि आप ब्रिक्स को देखें तो ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें चीन बैठा है, भारत बैठा है और रशिया स्वयं है, तो एक वहां पर एक भरोसा बना हुआ है। तो ब्रिक्स को लेकर के रशिया निश्चिंत है। या ये एक, अब लॉबी राजनीति की तरफ से देखें तो एक ऐसा संगठन जिसमें उसके अपने मित्र राष्ट्र बैठे हुए हैं। तो इसीलिए पुतिन की तरफ से हम इस प्रकार के स्टेटमेंट्स लगातार आते हुए देख रहे हैं। एक सवाल और था, मिनरल डील की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के बहुत कुछ हमने देखा। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हमने देखा कि खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच में वहाँ पर काफ़ी कटु बातचीत भी हुई, और उसके बाद फिर ये बयान आया जेलेंस्की की ओर से कि वो मिनरल डील के लिए तैयार हैं, और अब ये बयान आ रहा है कि जिस तरह की शर्तें अमेरिका रख रहा है उसमें वो अभी तैयार नहीं है। क्या ये जो यूरोपीय देशों की लॉबिंग हो रही है पिछले 2-3 दिन में, इसका फर्क जेलेंस्की के ऊपर दिख रहा है? यहाँ पर दो बिंदु हैं चंद्रशेखर जी। बीते दिनों हमने जो एक प्रेस ब्रीफिंग के सामने या दुनिया के सामने जो हमने, इसे मैं तमाशा ही कहूंगी, जिसमें कि एक बड़ा ही बिटर संवाद जो है वो हमने ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में देखा। तो मुझे लगता है कि कूटनीति में अक्सर नेता लोगों के सामने, दुनिया के सामने आने से पहले आपसी बातचीत कर लेते हैं, उनके कन्वर्जन पॉइंट्स क्या होंगे वो डिसाइड कर लेते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ उस वार्तालाप का अभाव था, इसीलिए दुनिया ने वो सब कुछ होते हुए देखा, जिसके बाद सब सकते में आ गए थे। लेकिन मिनरल्स डील को लेकर के ट्रंप भी शुरुआत से काफी गतिशील हैं और पॉजिटिव बने हुए हैं, और जेलेंस्की के लिए मुझे लगता है कि ये एक आवश्यकता है, क्योंकि यूक्रेन की अभी जिस प्रकार की स्थिति है, और सिर्फ कर्ज लेकर के या नाटो के, यूरोप के जो ये देश हैं, इनसे सहायता के नाम पर कर्ज मिल रहा है, ये एक फ्री बी जेलेंस्की को नहीं मिल रही है। जेलेंस्की मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। तो अब मुझे लगता है कि ऑन वन हैंड कि यदि आप सुरक्षा की दृष्टि से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां अभी भी युद्ध विराम एक ग्लिच कहीं ना कहीं अटका हुआ है। लेकिन यदि हम ट्रेड पार्टनरशिप की दृष्टि से देखें या एक म्यूचुअल कोऑपरेशन डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें तो वहां पर मुझे लगता है कि कन्वर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है इस मिनरल्स डील के माध्यम से हो सकता है कि आइस ब्रेक हो, और जो ये अभी विवादित दोनों के बीच में स्थितियां चल रही, दोनों नेताओं के बीच में, इसका हो सकता है कि एक शांतिपूर्ण समाधान निकले। तो ये देखना बड़ा रोचक होगा कि जिस प्रकार से अभी बीते दिनों यूरोपियन यूनियन के देशों के द्वारा जेलेंस्की के प्रति भरोसा लगातार जताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सभी जेलेंस्की के साथ यूनानिमसली खड़े हैं, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका जिस प्रकार से इस पूरे
सिचुएशन से, युद्ध से पीछे हटता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इसके बीच मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की कितनी समझदारी का परिचय देंगे, ये देखना बड़ा रोचक हो। ठीक है अंशु जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक।